Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में देखेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के इंटरनेशनल रिलेशन का सीरीज़ जो है उसे विज़िट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के अंडर सबसे पहले पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, उससे रिलेटेड मैप वर्क को देखेंगे, कौन कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया है, चाहे वो सर क्रिक का डिस्प्यूट हो, कश्मीर वाला डिस्प्यूटेड रीजन हो, तो इन सब को हम लोग देखेंगे। फिर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को जो है हम लोग कश्मीर इशू के कॉन्टेक्स्ट में टेररिज्म, रिवर वाटर डिस्प्यूट जिसमें हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को स्पेशली अच्छे से डिस्कस करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट, सर क्रिक डिस्प्यूट, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप और पीओके का डिस्प्यूट क्या है, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को देखेंगे। फिर हम लोग जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मेजर्स वॉर हुए, चाहे वो 1948 का वॉर हो, 1965 का वॉर, 1971 और फिर कारगिल वॉर, इन सब को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी करंट सिचुएशन है रिलेशन में, उस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इस चीज़ को सबसे पहले शुरू करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये हमेशा से एक कंट्री रहा है अनटिल 1947, जिस टाइम पे इंडिया में पार्टीशन होता है। जब ये पार्टीशन होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज़ होते हैं ये पाकिस्तान वाले एरिया में, चाहे ये वेस्ट पाकिस्तान हो या यहाँ पे ये ईस्ट पाकिस्तान हो, तो जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ होते हैं वो इंडिया माइग्रेट कर जाते हैं। लगभग अभी अगर एट प्रेजेंट अभी देखें तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है पाकिस्तान में वो 96.5% है। हिंदूज़ का परसेंटेज बहुत कम है, केवल 1.5% हिंदूज़ ही पाकिस्तान में हैं, और क्रिश्चियन भी जो है केवल 1.5% क्रिश्चियन ही पाकिस्तान में हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि हालांकि ये जो जो वेस्ट पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान था, इससे हालांकि बहुत सारे जो हिंदूज़ थे वो इंडिया माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन मुस्लिम्स का नंबर है जो पाकिस्तान में माइग्रेट करते वो उतना ज़्यादा नहीं है, उसके कंपेयर में काफ़ी कम था। ओके, और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं वो इंडियन मुस्लिम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इवन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये ईस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो बंगाल के मुस्लिम से ज़्यादा सिमिलर है, और जो बंगाल के मुस्लिम हैं वो बंगाली हिंदू से ज़्यादा सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू जो है आप यहाँ का एमपी का हिंदू ले लो या राजस्थान का हिंदू ले लो, क्योंकि ये कल्चरल यहाँ पे ये बंगाली है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो मुस्लिम से, चाहे वो पाकिस्तान के मुस्लिम हो या फिर इंडियन मुस्लिम हो, इन दोनों में कल्चरली ये काफ़ी ज़्यादा सेम रहे, क्योंकि ये हमेशा से एक कंट्री रहा था, एक पर्टिकुलर स्टेट रहा था, तो इसलिए कल्चरली ये काफ़ी सिमिलर है। यहाँ इवन आपको जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स यहाँ पे मिलेंगे वो आपको काफ़ी हद तक कश्मीर में रहने वाले लोग और आपको पंजाब में रहने वाले लोगों से इनका कल्चर मिलता जुलता आपको दिखेगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इवन एक चीज़ और जो ध्यान में रखना है कि ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, लेकिन जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसका इस कंट्री पे, पाकिस्तान पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस गवर्नमेंट पे। इवन अगर मान लो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अगर इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा भी करना चाह लें तो मिलिट्री के प्रेशर में वो ऐसा नहीं कर पाते। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि ये जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी और जो नवाज शरीफ थे, ये क्या होता है, ये दोनों मिल करके कोशिश करते कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो जाए, इसलिए ये दोनों जो है लाहौर एग्रीमेंट भी साइन करते, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे ये क्या था। इवन यहाँ पे ये भी साइन किया जाता है कि एक बस सर्विस जो है वो इंडिया से लाहौर जो है इसके लिए मतलब एक बस सर्विस भी स्टार्ट किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी ये खुद इस बस पे राइड कर रहे हैं। ये वो वाला बस है अमृतसर टू लाहौर, तो ये बस सर्विस लॉन्च किया जाता है। लेकिन एक साइड अभी जो है वो नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और उसके जस्ट बाद क्या होता है कि कारगिल वॉर हो जाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो
पाकिस्तान का मिलिट्री है वो कभी नहीं चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बेटर हो। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर पाकिस्तान में इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वहाँ पे हमेशा एक इस चीज़ को बिलीव कराया जाता है कि जो पाकिस्तान है उसको हमेशा इंडियन हिंदूज से या इंडिया से थ्रेट है, और वो थ्रेट जब तक वो लोगों में दिखता रहेगा तब तक जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर रहेगा। अगर उन लोग को ये अगर पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये बिलीव हो जाए कि नहीं वहाँ पे तो इतना कुछ थ्रेट है ही नहीं, तो उस केस में फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान मिलिट्री को इतना ज़्यादा पावर देने का ज़रूरत भी नहीं रह जाएगा। तो ये जो है ये पाकिस्तान मिलिट्री जो है, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम्स हो गया या इंडिया पाकिस्तान हो गया, इन सब के इश्यूज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा देता है। वो कभी नहीं चाहता है कि इंडिया का रिलेशन जो है वो पाकिस्तान से बेटर हो। ओके, फिर अगर हम लोग पाकिस्तान का पूरा नाम देखें तो पाकिस्तान का पूरा नाम जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये ध्यान में रखना है, इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान का जो मेजर रिलीजन है वो इस्लामिक है, लेकिन ये मतलब इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, जैसे हम लोग अफ़गानिस्तान ये सब में देख सकते हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा है, 21.5 करोड़ पॉपुलेशन है। ये जो है ये 5th लार्जेस्ट कंट्री जो है इसको पॉपुलेशन के टर्म्स में बना देता है। मतलब ये बहुत बड़ा बात है कि 21.5 करोड़ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर पाकिस्तान में जो है सब कुछ अच्छा चलता रहा, अगर कल को यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश हो जाता है पाकिस्तान वाले रीजन में, टेररिज्म ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में पाकिस्तान जो है वो मार्केट तो साबित हो ही सकता है। इवन इसके पास इतना पोटेंशियल है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ से टेररिज्म ख़त्म होता है या पाकिस्तान में पीस इस्टेब्लिश होता है तो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट भी बहुत ज़्यादा है जो यूरोपियन गुड्स या और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के गुड्स हैं उन सबको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर हम लोग इसका कैपिटल देखें तो कैपिटल इस्लामाबाद है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का अगर नेबरिंग कंट्रीज़ देखें तो यहाँ पे आपको पता होगा ये इंडिया है, ये अफ़गानिस्तान, इधर चाइना है और ये ईरान है। इधर जो है ये अरेबियन सी वाला रीजन है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो अफ़गानिस्तान से सटा हुआ ये वाला रीजन जो है, जो इवन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी कुछ पार्ट है, ये रीजन बहुत ज़्यादा फेमस है टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप के लिए। चाहे वो अलकायदा हो या और भी कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबको जो ट्रेनिंग मिलता है वो इस रीजन में ही मिलता है, जो अफ़गानिस्तान और पीओके वाला रीजन, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ पीओके वाला जो रीजन है। ओके, तो नेबरिंग कंट्रीज जो भी पाकिस्तान का है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस उन सब का काफ़ी ज़्यादा है। इवन जो है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पे चेक रखना है तो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन भी अच्छा करने का कोशिश करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को देखेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस किस इशू के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? जो सबसे पहला इशू है वो हम लोग कश्मीर इशू के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अभी कश्मीर इशू का जो हिस्ट्री है ये हम लोग बहुत डिटेल में इस टाइम नहीं डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या इशू था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में मैं बस आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो कश्मीर था ये यहाँ पे महाराजा हरी सिंह रूल करते थे, और इस जगह पे जब इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये फ्रीडम था कि वो चाहे तो इंडिया में मतलब ज्वाइन कर सकते इंडिया को, या तो फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते, या तो फिर तीसरा ऑप्शन था वो अगर चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते। तो जो कश्मीर था वो ये महाराजा हरी सिंह डिसीजन लेते कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पे लगातार प्रेशर बनाते रहता है कि वो जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। जब कश्मीर ऐसा नहीं करता है तो उस केस में ये जो है ये अटैक करता है। फिर यहाँ जो महाराजा हरी सिंह थे, ये आप देख सकते हैं, ये महाराजा हरी सिंह है। ये महाराजा हरी सिंह जो है वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो शर्त रखता है कि इंडिया हेल्प तभी करेगा जब कश्मीर जो है वो इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब साइन कर लेगा, मतलब कश्मीर जब इंडिया में शामिल हो जाएगा। तो उस केस में जो है वो लगातार जो है पाकिस्तान का आर्मी जो है वो श्रीनगर साइड बढ़ता ही जा रहा था। तो
तो उस केस में क्या होता है कि प्रेशर मतलब ये जो है महाराजा हरि सिंह जो है वो इस चीज़ के दबाव में आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो है वो विलफुली, ये ध्यान में रखना है कि विलफुली इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं और उसके बाद इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पे कश्मीर के सपोर्ट में उतरता है और इन दोनों के बीच में वॉर होता है। और ये जब वॉर होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास ये मुद्दा जाता है और वहाँ पे जो है वो सीज़ फायर डिक्लेयर किया जाता है और इंडिया जो है उस चीज़ को सीज़ फायर को एक्सेप्ट करता है। ये सीज़ फायर वाला क्या इशू है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो सीज़ फायर जो हम लोग ये LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ये वही वाला रीजन है जहाँ पे सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ था। मतलब इंडिया जो है, इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को इतना दूर तक जो है वो बैक कर चुका था। अब पाकिस्तान का क्या आर्गूमेंट है यहाँ पे, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये कश्मीर का वो रीजन है जहाँ पे अभी भी पाकिस्तान का रूल है, ये पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलता है। ये वाला जो रीजन है जो अभी के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर और आपको लद्दाख वाला पोर्शन है, इस रीजन पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है। ये सियाचिन वाला जो ग्लेशियर है ये पहले POK में आता था लेकिन इंडिया इसको ऑक्यूपाई कर चुका है। ये वाला जो ऑरेंज वाला मैं आपको मैप दिख रहा होगा ये POK का पार्ट था लेकिन पाकिस्तान इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया ताकि वो चाइना का सपोर्ट ले सके इस इशू को लेकर के। फिर ये जो अस्काईचिन वाला रीजन है, ये अस्काईचिन वाला रीजन जो है ये चाइना के अंडर में है। फिर अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान का क्या आर्गूमेंट है कश्मीर इशू को लेकर के। पाकिस्तान का कहना है कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और इसीलिए क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, धर्म के बेसिस पे हुआ था, तो इसलिए जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको पाकिस्तान में इंटीग्रेट कर देना चाहिए, पाकिस्तान में मिला देना चाहिए। इवन ये भी कहना है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटीग्रेट होना। ये पाकिस्तान का ऐसा कहना है। इंडिया का क्या इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट है? इंडिया का कहना है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे 1954 में, वो इस चीज़ का पूरा समर्थन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा हरि सिंह साइन किए थे उस चीज़ का कंप्लीट समर्थन करते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये नहीं कि केवल महाराजा हरि सिंह का साइन से ही हो गया, इवन जो वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली था जम्मू एंड कश्मीर का वो भी इस चीज़ को पूरा समर्थन देते जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह साइन किए थे। इवन जो महाराजा हरि सिंह जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए तो वो विलफुली किए थे, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है मतलब उनके सर पे बंदूक रख दिया था। ओके, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि जितने भी राजा जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिया में ज्वाइन हुआ था वो इसी तरीके से ज्वाइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके ही ज्वाइन हुआ था। ओके, लेकिन अब देखो ये जो कश्मीर इशू है यहाँ पे इंडिया से दो चूक हो गया। पहला चूक क्या हो गया कि जब 1948 का ये जो वॉर चल रहा था तो इस वॉर में इंडिया जो है वो बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन पे था। इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वॉर में इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू जो है इस इशू को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ले जाते हैं, और जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है सीज़ फायर करने के लिए तो इंडिया जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और ये तब एक्सेप्ट कर लेता है जब इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन पे था। इंडिया को ये तब एक्सेप्ट करना चाहिए था जब इंडिया जो है ये पूरा कश्मीर को कब्जा कर लेता, लेकिन इंडिया जो है वो पहले ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। और उसकी वजह से जब सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ कि अभी सीज़ फायर कर दो, बाद में इसको जो है डायलॉग डिस्कशन वगैरह के थ्रू इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन इंडिया जो है वो चला गया। और उसके बाद अभी तक ये जो है ये POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उसमें पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। दूसरा गलती जो है वो क्या हो गया इंडियन गवर्नमेंट से, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया जो इस बात को उठाया कश्मीर इशू का बात को, वो आर्टिकल 35 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग उठाया। अब आर्टिकल 35 में वैसा मुद्दा को उठाया जाता है, आर्टिकल 35 ये ध्यान में रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है आर्टिकल 35, ये आर्टिकल 35 जो है यूनाइटेड नेशन का चार्टर का आर्टिकल 35 है। तो ये जो आर्टिकल 35 है उसमें वैसे मुद्दे को उठाया जाता है जो डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ पे पीसफुल सॉल्यूशन का ज़रूरत है। और यही इंडिया से गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब एक बार साइन कर दिए महाराजा हरि सिंह
तो वो तो पूरा का पूरा इंडियन टेरिटरी हो गया। अब वो डिस्प्यूटेड कैसे रह गया? और यही गलती हो गया जवाहरलाल नेहरू से। अगर इस चीज़ को आर्टिकल 39 के अंडर उठाया जाता तो उस केस में क्या होता? उस केस में ये जो मुद्दा वहाँ पे जाता, वो जाता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे अटैक किया है, एग्रेशन और वॉर का इशू पे मुद्दा उठता। फिर उस केस में जो है कश्मीर का भी डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता ही नहीं, और तब सिचुएशन शायद जो अभी है उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता। और तीसरा ये भी गलती था वही कि अगर मतलब पहला तो गलती था कि जब डोमिनेंट पोजीशन पे था तो इंडिया को जाना ही नहीं चाहिए था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा गलती हो गया कि आर्टिकल 35 के अंडर इस मुद्दा को यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाना चाहिए था, आर्टिकल 39 के अंडर उठाना चाहिए था ताकि डिस्प्यूटेड एरिया नहीं होता। और तीसरा गलती ये हो गया कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सीज़ फायर डिक्लेयर करने के लिए कहा तो इंडिया को इमीडिएटली सीज़ फायर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया डोमिनेंट पोजीशन पे था। पूरा जो पीओके वाला रीजन है इस पे जब ये वाला टेरिटरी एक्वायर्ड कर लेता उसके बाद इंडिया को सीज़ फायर डिक्लेयर करना चाहिए था। तो ये 3 चीज़ें जहाँ पे इंडिया लैक कर जाता है। फिर अभी क्या है कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो लगातार रेफरेंडम का बात करते रहता है कि यहाँ पे रेफरेंडम कराना। पहली बात तो ये है कि यहाँ रेफरेंडम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि महाराजा हरी सिंह जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लॉफुली साइन किए थे, ओके, विलफुली साइन किए थे। दूसरा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली और JNK 1954 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पूरा सपोर्ट किया था, जो हम लोग देख भी सकते हैं। और इवन जो शेख अब्दुल्ला थे ये जम्मू एंड कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता थे, जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू के साथ में बैठे हुए, और जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में रिलेशन भी काफ़ी अच्छा था। तो ये जो शेख अब्दुल्ला थे जो जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पॉपुलर लीडर थे, वो भी जो थे वो इस चीज़ को फेवर करते। इवन ये शेख अब्दुल्ला जो है वहाँ के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी शायद बनते, तो कश्मीर के इलेक्टेड बनते। वहाँ पे एक्चुअली जब ये नहीं हुआ था तो वहाँ पे ये पोस्ट होता था। तो अब जो है जो शेख अब्दुल्ला होते वो भी इस चीज़ का फेवर करते कि रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। और एक रीज़न और भी है कि रेफरेंडम क्यों नहीं होना चाहिए। देखो सिंपल सा बात है कि ये कश्मीर वाला ही रीजन है। अब अगर रेफरेंडम होगा तो ये तो पूरा कश्मीर में होगा, लेकिन इंडिया में क्या था कि इंडिया में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग था कि ये वाला जो इंडियन कश्मीर वाला रीजन था इसमें था कि कोई भी इंडियन जाके यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते थे, यहाँ पे जाके मतलब ज़मीन नहीं खरीद सकते थे उस टाइम आर्टिकल 370 हटने से पहले तक। लेकिन ये वाला जो पीओके वाला रीजन था यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग बाहर जा चुके थे, बहुत सारे जो पाकिस्तान मतलब मेनलैंड पाकिस्तान का जो टेरिटरी से लोग हैं वो आके यहाँ सेटल हो चुके थे। तो अब रेफरेंडम किस बेसिस पे कराया जाता? क्योंकि ओरिजिनल जो पीओके में है वो तो ओरिजिनल पीओके के इनहेबिटेंट है नहीं। स्काईचिन वाला जो एरिया है वो चाइना के पास है। तो ये भी एक है कि यहाँ पे रेफरेंडम कराना तो अब कोई मतलब ही नहीं बन जाता कि रेफरेंडम यहाँ पे कराया जाए। ओके, तो वही है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको जो पाकिस्तान है उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। यहाँ का जो लैंड एरिया है वो लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ का पॉपुलेशन 45 लाख के आसपास है। और ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये एक ऑटोनोमस रीजन है पाकिस्तान का। इसका मतलब क्या है ऑटोनोमस रीजन का? मतलब कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भले पाकिस्तान के अंडर में है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ होगा पीओके वाले रीजन में वो वहाँ का जो असेंबली है वो खुद को सेल्फ गवर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे इन लोग का खुद का सुप्रीम कोर्ट होगा, खुद का हाई कोर्ट होगा, जो भी चीज़ है सब कुछ खुद का होगा। ओके, जैसा इंडिया में आर्टिकल 370 हटने से पहले होता था कुछ तक, वैसा ही सिचुएशन जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी होगा। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इवन उसका खुद का एक कैपिटल भी है मुजफ्फराबाद। पॉपुलर सिटी जो है वो यहाँ का मीरपुर है। और ये हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ का खुद का हाई कोर्ट है, खुद का सुप्रीम कोर्ट है। फिर एक इशू इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में टेररिज्म को लेकर के है। ये बहुत बड़ा इशू है। इंडिया पे पठानकोट अटैक, यूरी अटैक, मुंबई ताज अटैक, पार्लियामेंट अटैक, ये सब तो कुछ बहुत मेजर अटैक है जो इंडिया पे हुआ है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये जो ताज होटल पे अटैक हुआ था, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा अटैक होता है इंडिया पे। और ये पाकिस्तान लगातार करता रहता है। पाकिस्तान क्या करता है जनरली जो इंडियन मुस्लिम्स हैं खास करके जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन्स में, उन सबको क्या करता है ब्रेन वॉश करने का कोशिश करता है।
और ये जब ब्रेन वॉश करने का कोशिश करता है तो उससे क्या होता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या तो ये वैसे मुस्लिम्स फिर इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते या तो फिर उसको सपोर्ट करने लगते। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ में ह्यूमन लॉस होता है, मनी का लॉस होता है। इंडिया में जो है जब भी ये अटैक हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर ये हमेशा एक बहुत बड़ा थ्रेट पोजेस करता है। फिर जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये भी डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में लगातार चलता आ रहा है। बेसिकली क्या है कि जो 1960 है उस टाइम वर्ल्ड बैंक जो है ये मीडिएटर का काम करता है। और ये देखो, ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जब मीडिएटर का काम करता है तो इंडिया और पाकिस्तान का ये इंडस वाटर का जो वाटर शेयर है ये डिसाइड होता है कि कौन कितना पानी यूज़ करेगा इंडस रिवर का। तो इसमें डिसाइड होता है कि जो ऊपर का 3 रिवर है, ये आपको दिख रहा होगा, इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो ऊपर के 3 रिवर है, ये तीनों रिवर का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी जो है वो इंडिया यूज़ करेगा। हालांकि अगर इंडिया जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाना चाहे, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो पानी है वो फ्लो करता हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होना चाहिए। तो वैसे केसेस में जिसको हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, ठीक है। तो वैसे केसेस में इंडिया जो है वो इन तीनों रिवर का अनलिमिटेड एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज अगर एग्रीकल्चर के पर्पज़ से करना है तो इंडिया केवल 20% ही पानी यूज़ कर सकता है। पाकिस्तान जो है वो इंडस, झेलम, चेनाब का 80% पानी यूज़ कर सकता है। लेकिन जो नीचे का 3 रिवर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों का इंडिया के पास अनलिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पे है कि इंडिया जब ये तीनों का पानी जितना चाहे उतना यूज़ कर सकता है, इसमें पाकिस्तान का कोई शेयर नहीं है। जो पानी इन तीनों से बच जाएगा वही पानी फिर पाकिस्तान में जाएगा। ओके, तो ये जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन हुआ था। कुछ मेजर जो प्रोजेक्ट है जो इंडिया लगाया है झेलम, चनाब और इंडस रिवर पे, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि कैसे रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट इंडिया यूज़ कर सकता है। तो इंडिया जो है यहाँ पे कोशिश करता है कि इंडस रिवर हो गया, झेलम हो गया, चनाब हो गया, ये सब पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो सेटअप करे ताकि उसका कुछ तो यूटिलाइज हो, क्योंकि इस पोर्शन में एग्रीकल्चर तो वैसे भी उतना नहीं हो सकता। तो वैसे में किशन गंगा प्रोजेक्ट, बालीघाट प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट, ये सब कुछ मेजर प्रोजेक्ट है जो इंडस, झेलम और चेनाब रिवर पर हैं। फिर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के क्या इशू है, देखो सियाचिन ग्लेशियर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो है ये पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता था और उसके बाद इंडिया जो है वो इस रीजन को ऑक्यूपाइड कर लेता है। ये रीजन जो है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड है। लगभग 63,000 मीटर इसका हाइट है और 76.4 किलोमीटर इसका लेंथ है। ये आप देख सकते हो कि इंडियन सोल्जर्स जो है वो इस हाइट पे जो है मतलब पेट्रोलिंग करते हैं। और ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमेशा माइनस में ही रहता है। अभी रिसेंटली जो है इस सियाचिन ग्लेशियर को टूरिज्म के लिए इंडिया जो है ये ओपन कर चुका है। फिर सर क्रीक डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट क्या है, इसमें क्या है कि देखो सिंपल से अगर हम लोग गुजरात वाला रीजन देखें, ये गुजरात वाला रीजन है, इस यहाँ पे मैप में अगर आप देखो, ये यहाँ पे देख लो, ये रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है। तो इसमें जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग जूम आउट कर लें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है और एक जो है ये रेड लाइन है। ये जो ग्रीन लाइन है पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये जो बॉर्डर है, ये यहाँ पाकिस्तान का सिंध है, ये क्लेम करता है कि जो बॉर्डर है वो इस यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन इंडिया का कहना है कि नहीं, बॉर्डर समवेयर बिटवीन होना चाहिए। मतलब इंडिया का कहना है क्योंकि यहाँ पे ये सर क्रीक है, ये ध्यान में रखना है, ये सर क्रीक बेसिकली एक एस्चुरी है। और एस्चुरी क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ, 1 मिनट बस आप यहाँ पे ये सुन लो कि इंडिया का कहना है कि ये जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो बीचों बीच चल रहा है, ये होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर इस रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में, सर क्रीक वाले रीजन में। लेकिन जो पाकिस्तान है उसका कहना है कि नहीं, ये जो पूरा ग्रीन एरिया है यहाँ तक जो है मतलब ये पाकिस्तान का रीजन होना चाहिए। मतलब ये जो पूरा है, ये पूरा जो एस्चुरी है, ये पूरा एस्चुरी पाकिस्तान का होना चाहिए। और इंडिया का कहना है नहीं, बॉर्डर तो बीचों बीच होना चाहिए। ओके, तो इसी चीज़ को लेकर के सर क्रीक डिस्प्यूट जो है, अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि एस्चुरी होता क्या है। देखो सिंपल सा बात है, ये जैसे डेल्टा है तो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है जब रिवर वाटर है, रिवर वाटर जो है
वो समुद्र में जब मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा डिपोजिशन करता है, तो इस जगह पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सपोज कर लो अगर जो समुद्र है उसका पानी यहाँ रिवर की तरफ चला जाए, तो उस केस में क्या यहाँ पे डिपोजिशन हो पाएगा, जो यहाँ पे डेल्टा के केस में हो रहा है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी का फ्लो जिस साइड होगा डिपोजिशन उधर ही होगा। तो वैसे केसेस में क्या होता है, एस्चुअली फॉर्म होता है, और ये जनरली तब होता है जब टाइड वाइड आ जाए। मतलब वैसे केसेस में होता है कि जहाँ पे टाइड वाइड बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन का चांसेस कम होता है। इस जगह पे जो है वो एस्चुअली फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सिंपल में ध्यान रखना है कि एस्चुअली और डेल्टा में जो मेन डिफरेंस है वो डिपोजिशन को लेकर के है, कि अगर डिपोजिशन जो है वो इधर होगा तो उस केस में जो है वो डेल्टा फॉर्मेशन करेगा, और अगर डिपोजिशन जो है वो इस साइड होगा, ये वाला रीजन जो है ये वाले रीजन में होगा, तो उस केस में जो है एस्चुअली का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों को डिफरेंस को आप इससे भी देख सकते हो कि पानी का फ्लो, अगर पानी का फ्लो रिवर से समुद्र में जा रहा है, ओशियन में जा रहा है, तो उस केस में डेल्टा फॉर्मेशन। लेकिन अगर ओशियन से या सी से जो है वो रिवर की तरफ पानी जा रहा है, तो उस केस में एस्चुअली का फॉर्मेशन। ओके, तो ये जो 1965 का वॉर हुआ था, वो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसका मेन पर्पज़ जो था वो सर क्रिक का ही डिस्प्यूट था। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो सर क्रिक वाला रीजन जो है ये एक टाइडल एस्चुअली है। एस्चुअली का मतलब मैं बता चुका हूँ, टाइडल एस्चुअली मतलब यहाँ पे टाइड्स काफ़ी ज़्यादा आता है। ओके, फिर एक और जो कंसर्न है पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप ऑफ पीओके को लेकर के। देखो सिंपल सा बात है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला ऑरेंज वाला रीजन जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में था। अब ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन है, तो ये तो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है। तो वैसे केसेस में जब पाकिस्तान ने इस रीजन को चाइना को गिफ्ट कर दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक टाइप का वॉयलेशन है इंडिया का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, क्योंकि जब ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्यों कराना। ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा था। अब अगर मान लो कल को इंडिया जो है वो इस पीओके पे क्लेम करना चाहेगा, तो उस केस में क्या होगा, चाइना का एंट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पीओके वाला रीजन जो है ये तो चाइना के पास भी है। ओके, तो इस चीज़ को लेकर के भी एक डिस्प्यूट है कि लगभग 5000 किलोमीटर का एरिया जो है पाकिस्तान, मतलब पीओके का जो 5000 किलोमीटर का एरिया है ये पाकिस्तान जो है वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। पर्पज़ क्या था? सिंपल, कि चाइना का सपोर्ट मिल जाए, जिसकी वजह से पीओके पे पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए। और तो और अब क्या किया जा रहा है कि ये जो एरिया है पीओके वाला रीजन से पास करता हुआ, और ये वाला पोर्शन है इससे पास करता हुआ एक काराकोरम नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए है। जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अकॉर्डिंग ये जो है ये नेशनल हाईवे हो रहा है। ये कासगार तक जा रहा है, जो जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना का, यहाँ तक। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जो है मतलब इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर थ्रेट है। क्योंकि मान लो कल को अगर इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है, तो उस केस में क्या है, अब इंडिया और चाइना का वॉर होने के केस में क्या होगा कि इंडिया को थ्रेट केवल इस बॉर्डर से नहीं होगा। चाइना जो है वो ईजिली यहाँ से बाई रोड जो है या बाई रेलवे नेटवर्क जो भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में होगा उसके थ्रू ग्वाडर जा सकता है, और ग्वाडर के थ्रू ये कोस्टल रीजन पे भी अटैक कर सकता है। तो ये जो है ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन चुका है। ओके, तो इसलिए जो है इंडिया ये लगातार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको अपोज करते रहता है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंडर बनाया जा रहा है, और इसीलिए इंडिया जो है ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जो फोरम है इसको लगातार बायकॉट करते रहता है। तो ये जो था ये इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में था। उसके बाद अब हम लोग जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर्स को देख लेते हैं, फेमस कौन कौन सा वॉर है। 1948 का वॉर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, वो कश्मीर वाला रीजन, जब कश्मीर इंडिया में एसिमिलेट हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद। 1965 वाला वॉर के केस में क्या था कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, ये 1964 में नए नए अभी प्राइम मिनिस्टर बने थे। यहाँ पे क्या था कि जो जवाहरलाल नेहरू है उनका 1964 में डेथ हो गया था। इंडिया जो है वो 1962 में चाइना से वॉर हार गया था। इंडिया में फूड क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा था, इंडिया में इन्फ्लेशन का सिचुएशन चल रहा था,
और अभी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है वो वर्ल्ड के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, और जब इनका डेथ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे इंडिया को जो रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इंडिया में कोई लीडर नहीं है, ऐसा मतलब दुनिया को लगना स्टार्ट हो जाता है। और इंडिया में जो है लोगों को ये भी लगने लग गया था, क्योंकि अभी इंडिया चाइना से हारा है 1962 का वॉर, तो इंडियन जो सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी का मोराल काफ़ी डाउन है। और इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान जो है वो सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को रेज़ करता है। इस डिस्प्यूट को मुद्दा बनाते हुए जो पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता है इंडिया पे अटैक करने का। और उसी टाइम 4 अगस्त 1965 को क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में, पाकिस्तान का जो आर्मी है वो कश्मीर में सिविलियन के ड्रेस में इन्फिल्ट्रेट करने का कोशिश करता है, घुसपैठ करने का कोशिश करता है। और ये सिंपल क्यों रीज़न था, क्योंकि जो सर क्रीक का डिस्प्यूट है उस पर इसको कोई पाकिस्तान को मेजर सक्सेस नहीं मिल पाता है। लेकिन इंडिया जो है वो सारे जो भी घुसपैठी थे, जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स थे, उन सबको मार देता है। इवन इंडिया जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री को एविडेंस भी शो करता है इन्फिल्ट्रेटर्स का कि वो पाकिस्तानी आर्मी से बिलोंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो उन सबको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है। इवन जो पाकिस्तान है वो बाद में फिर 1 सितंबर 1965 को कश्मीर पे अटैक कर देता है। और इसके पीछे जो रीज़न था वो सिंपल यही था कि पाकिस्तान को ऐसा लगता था इंडिया का पोजीशन अभी ख़राब है, डिफेंस उतना पावरफुल नहीं है चाइना से हारने के बाद, और जो फूड क्राइसिस, इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा था वो सब मुद्दा तो था ही, इवन लीडरशिप भी नहीं है। फिर अब क्या होता है, इंडिया जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली इसका जवाब देता है और पाकिस्तान को ये वॉर में हार का सामना करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है कि जो 1965 है 20 सितंबर 1965, उस टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बोलता है कि सीज़ फायर डिक्लेयर करने, और उस टाइम जो है ये सीज़ फायर डिक्लेयर किया जाता है। ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आयूब खान है ये पाकिस्तान के हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री, ये आप देख सकते हो कि ये कद से काफ़ी छोटे थे, काफ़ी दुबले पतले थे, इसीलिए लोग जो है, जो वर्ल्ड है वो इनको बहुत ही ज़्यादा अंडरएस्टिमेट किया था। सबको लगा था कि इनका लीडरशिप में वो बात नहीं होगा जो जवाहरलाल नेहरू में था, लेकिन ये सबको गलत साबित करते हैं। ओके, तो ये कद काठी उतना मैटर नहीं करता है। फिर ये रशिया के हैं एलेक्सी, बेसिकली रशिया जो है ये यहाँ पे मीडिएटर का काम करता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो टास्केंट एग्रीमेंट हुआ था, टास्केंट एग्रीमेंट में रशिया जो है वो मीडिएटर का काम करता है। और ये वॉर इस टाइम जब सीज फायर हुआ था तो इस टाइम भी इंडिया जो था वो डोमिनेंट पोजीशन पे था, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो टास्केंट एग्रीमेंट में किस किस बात पे एग्रीमेंट होता है, एक होता है कि जो भी मिलिट्री फोर्सेज हैं ये डिसाइड किया जाता है कि वापस सब के सब अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे, चाहे वो इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो। और ये जो था ये भी इंडिया के लिए एक सेटबैक था, क्यों, क्योंकि इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन पे था, वो पाकिस्तान में काफ़ी अंदर तक घुस चुका था। इवन दोनों कंट्री यहाँ पे टास्केंट एग्रीमेंट में ये डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिसाइड होता है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कभी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, दोनों एक दूसरे का सारे डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ जो भी देश भर में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलते रहता है, हेटफुल प्रोपेगेंडा चलते रहता है, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स चलते रहता है एक दूसरे देश के खिलाफ, उन सारे एडवर्टीजमेंट्स को, उन सारे प्रोपेगेंडा को जो है वो ख़त्म करेंगे और उसको रोकेंगे। फिर ये भी डिसाइड होता है कि दोनों कंट्री जो हैं वो एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, जब इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन किसी भी दो कंट्री के बीच में होता है तो वो दोनों कंट्री के बीच में वॉर होने का चांसेस ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल इंडिया और यूएस का रिलेशन का भी है कि जब इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो यूएसए ऑल्दो इंडिया पे सैंक्शन लगाता है, लेकिन उस सैंक्शन को वो तुरंत ही हटा लेता है। रीज़न क्या है कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडिया जो है वो यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट का अपॉर्चुनिटी था। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए इंडिया जो था वो बहुत बड़ा मार्केट का अपॉर्चुनिटी था, यूरोपियन वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा मार्केट बन चुका था। तो उन सब का प्रेशर रहता है यूएसए पे कि नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन, इंडिया पे सैंक्शन बहुत लंबे टाइम तक नहीं लगाया जा सकता। अभी अगर मान लो रशिया का पॉपुलेशन जो है वो 150 करोड़ रहता, तो उस केस में क्या इतना ईजी होता रशिया पे सैंक्शन लगाना? नहीं होता। तो ये जो है ये
इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा होगा किसी भी दो देश के बीच में, तो उन दोनों कंट्री के बीच में फाइट होने का, वॉर होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों देश ये डिसाइड करते हैं ट्रांसक्रिप्ट एग्रीमेंट में कि दोनों के बीच में इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन को बढ़ाया जाएगा, दोनों देश के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज है उस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। जैसे ज़्यादा मतलब एक दूसरे के देश में सॉफ्ट कल्चर को प्रमोट करना, चाहे वो मूवी के फॉर्म में हो, क्रिकेट मैच के फॉर्म में हो, या और भी अदर कोई स्पोर्ट्स के फॉर्म में हो। फिर एक जॉइंट वर्किंग कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा ताकि जो भी डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में, उन सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। फिर अब हम लोग आते हैं 1971 का वॉर। देखो ये 1971 का वॉर में क्या था, ये वॉर जो था बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको लिबरेट करने के लिए किया गया था। जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो अभी का बांग्लादेश है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, और ये जो था ये वेस्ट पाकिस्तान था। तो ये बांग्लादेश का इशू क्या था, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपल सा बात है कि जो बांग्लादेश के, जो ईस्ट पाकिस्तान के जो सिटीजन्स थे, उन लोग को हमेशा जो है एक सेकंड सिटीजन का दर्जा दिया जाता था। उन लोग को वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, वो वैल्यू पाकिस्तान में नहीं मिलता था जो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मिलता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन लोग पे जो है फोर्सफुल उर्दू का इम्पोजिशन कर देना, या फिर जो मदर टंग है बांग्ला, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उन लोग का जो मातृभाषा था वो बांग्ला था, लेकिन उन पर फोर्सफुली जो है वो उर्दू इम्पोज कर दिया गया। तो ये सही नहीं था। इवन बहुत सारा जो मतलब गवर्नमेंट्स जॉब्स था उसमें प्रेफरेंस जो है ये ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी कम दिया जाता था। फिर और क्या होता है, जो 1971 का जो इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, तो उसमें क्या होता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान के होते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये शेख मुजीबुर रहमान है, ये यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा गांधी के साथ है शेख मुजीबुर रहमान। तो ये जो होता है 1971 का इलेक्शन, उसमें जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में जो शेख मुजीबुर रहमान है वो जीत कर आते। ये अवामी लीग के लीडर थे और इनको मेजॉरिटी मिलता है। तो जब इनको मेजॉरिटी मिलता है तो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान को बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनको पीएम का पोस्ट नहीं दिया जाता है। और इसके बाद क्या होगा, अगर कोई पार्टी जीत कर आया है और उसका नेता को आप पीएम नहीं बनाओगे, इसलिए क्योंकि वो जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा है, वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये तो एक खुलेआम इस चीज़ को डिक्लेयर करना हो गया कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो सेकंड सिटीजन है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मुजीबुर रहमान जो है उनको जेल भेज दिया जाता है, उनको मतलब जो भी प्रोटेस्टर्स लोग थे उन सबको बहुत ही हार्शली दबाया जाता है, मिलिट्री का रिप्रेशन झेलना पड़ता है। फिर 1971 अप्रैल में क्या होता है कि जो सिटीजन्स थे ईस्ट पाकिस्तान का, वो खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते कि हम तो आज़ाद हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको हम लोग मुक्ति वाहिनी भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मुक्ति वाहिनी है। तो एक मुक्ति वाहिनी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है बांग्लादेश में, और इसका मेन मकसद क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करना। और इसलिए अब क्या होता है कि जो मुक्ति वाहिनी और वहाँ का मिलिट्री जो है, इन सब में लगातार जो है वो वायलेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, टेंशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारा ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो उस वॉर की वजह से, उस वायलेंस की वजह से इंडिया की तरफ पलायन करना स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया में माइग्रेंट का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ये आप देख सकते हैं। लगभग 1 करोड़ जो है वो माइग्रेंट्स इंडिया में आ जाते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, इंदिरा गांधी है वो इंडिया मतलब वो सारे माइग्रेंट्स को देख रहे हैं। तो जब इतने सारे माइग्रेंट्स इंडिया में आते हैं तो उन सारे माइग्रेंट्स का देखभाल भी करना पड़ता है, वो सारे माइग्रेंट्स को खाना खिलाना ये सब भी करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया में ये सब आके मर जाएंगे। तो इंडिया पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, इंडिया पे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसीलिए जो है इंडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान पे ये दबाव डालने का कोशिश कर रहा था कि जो भी मैटर है उस चीज़ को रिजॉल्व करो, ओके। और पाकिस्तान ये एक्यूज़ कर रहा था वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कि ये जो मुक्ति वाहिनी है ये और कोई नहीं, तो इन लोग को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट आर्म्स, एम्यूनिशन, ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ था कि 1 करोड़ रिफ्यूजी जब इंडिया में आ गए तो उसकी वजह से इंडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन क्रिएट हो जाता है। इवन सिचुएशन वॉर का बन जाता है। और उस टाइम जो यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन,
ये जो थे ये इंडिया पे ये प्रेशर डालने के लिए ओपनली ये बोल देते कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो उस केस में यूएसए जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा। ये हम लोग देख सकते हैं, ये रिचर्ड निक्सन है, ये इंदिरा गांधी है। ओके, तो रिचर्ड निक्सन जब ऐसा ओपनली स्टेटमेंट दे देते तब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, क्योंकि यूएसए जो था उस टाइम एक ग्लोबल पावर था। और यूएसए जो और चाइना जो है ये केवल पॉलिटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि इवन आर्म्स और एम्यूनिशन भी ये पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। और ऐसे टाइम पे इंदिरा गांधी जो है वो रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ जो है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करती है, 20 साल का फ्रेंडशिप ट्रीटी। और उसके बाद क्या होता है, जब रशिया और इंडिया का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होता है तो उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस चीज़ का डिक्लेयर होता है कि अगर इंडिया या रशिया में से किसी भी कंट्री पे कोई तीसरा कंट्री अटैक करेगा तो वो दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि अब जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होगा ये 1971 वाला वॉर में, तो उस टाइम ना तो चाइना और ना ही यूएसए, दोनों में से कोई भी पाकिस्तान के सपोर्ट में डायरेक्टली नहीं आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि फिर उस केस में अगर ये चाइना और यूएसए आते तो उस केस में रशिया का वॉर चाइना और यूएसए से हो जाता। और उस वक्त का रशिया जो था वो अभी के टाइम का रशिया नहीं था। उस टाइम रशिया जो था वो वर्ल्ड में इक्वली जितना पावरफुल यूएसए है उतना ही पावरफुल रशिया भी था। तो रशिया से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता, क्योंकि रशिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट था। ओके, अब जब ये वॉर, जब यहाँ पे यूएसए और चाइना का सपोर्ट नहीं मिलता है पाकिस्तान को, तो उस केस में पाकिस्तान जो है ये वॉर बहुत ही बुरी तरीके से हारता है। पाकिस्तान जो है वो तो हारना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे केसेस में पाकिस्तान क्या करता है कि जो वेस्टर्न इंडिया है, मतलब ये वाला जो फ्रंट है, अभी तो वॉर इस फ्रंट पे चल रहा था, तो पाकिस्तान ये वाले फ्रंट पे जो है वॉर खोल देता है। और उसके बाद क्या होता है, इंडिया में एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है और इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी टेरिटरी में एंटर करता है और फिर वहाँ पे जाके उन लोग को दोनों फ्रंट पे जो है वो उन लोग का डिफीट होता है। इवन जो है अगर हम लोग देखें 16 दिसंबर 1971 को, तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इंडिया के जगजीत सिंह अरोरा, इनके सामने जो है वो पाकिस्तान के जो गवर्नर थे A.A.K. नाइची, ये जो है ये सरेंडर कर देते हैं। ये आप इमेज देख सकते हो, ये यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं। इवन ये जो पाकिस्तानी सोल्जर्स है ये सरेंडर कर रहे हैं। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो सरेंडर कर देते हैं, और वो भी बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं होता है उस केस में, बिना शर्त का वो सरेंडर करते हैं। और उसी मंथ में जब ये बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो जब लिबरेट हो जाता है, तो उसके बाद जो बांग्लादेश था उसको इंडिया जो है वो रिकग्निशन दे देता है। रिकग्निशन देने का मतलब मैं बता चुका था पहले कि रिकग्निशन देने का मतलब होता है कि इंडिया जो है उसके साथ ट्रेड करेगा, इंडिया का एम्बेसी होगा वहाँ पे। ओके, तो इंडिया जो है बांग्लादेश को, बांग्लादेश के लिबरेशन को रिकग्निशन दे देता है, उसको सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और क्योंकि इंडिया का इस वॉर में विक्ट्री हुआ था, तो 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से शिमला एग्रीमेंट होगा। और इस टाइम क्या होगा, इंडियन पीएम इंदिरा गांधी होंगे और पाकिस्तान के पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो होंगे। ये आप देख सकते हैं, इंडियन पीएम इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जो है ये शिमला एग्रीमेंट पे समझौता कर रहे हैं। तो जब ये शिमला एग्रीमेंट पे समझौता होता है तो इस टाइम किस किस बातों पे समझौता होता है, दोनों के दोनों कंट्री डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के देश के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। जो हम लोग ट्रांसक्रिप्ट एग्रीमेंट में देख चुके थे कि कोई भी हेटफुल प्रोपेगेंडा हो गया, ये सब चीज़ नहीं होगा। दोनों के दोनों कंट्री कोशिश करेंगे कि जो एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने का रीज़न हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्यों ऐसा हुआ था। कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। इवन कोशिश किया जाएगा कि साइंस के फील्ड में दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। फिर ये भी डिसाइड हुआ कि दोनों कंट्री जो भी इश्यूज़ होगा, जितना भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शिमला एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ कि दोनों कंट्री अपने सारे डिस्प्यूट्स को बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे। मतलब कि कोई थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई भी तीसरा मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट को लेकर के। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आगे चल के कभी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों कंट्री एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करेंगे, उसको वायलेट नहीं करेंगे। अगर कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है तो उस चीज़ को जो है उसमें ना तो पार्टिसिपेट करेंगे ना ही सपोर्ट करेंगे। 17 दिसंबर जो है 1971 को सीज़ फायर डिक्लेयर होता है और लाइन ऑफ, मतलब
17 दिसंबर 1971 को जो है सीज फायर जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कारगिल वॉर 1999 का। इसके बारे में देख लो, ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं और जो नवाज शरीफ होते हैं, ये दोनों जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन को ठीक करने का कोशिश करते हैं, और जब ये ठीक करने का कोशिश होता है तो उसी टाइम जो है वो कारगिल वॉर हो जाता है। ये हम लोग देख सकते हैं कि जो अमृतसर से लाहौर बस सेवा जो स्टार्ट होता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी खुद ट्रैवल करते हैं, और बाद में जो है जब वॉर होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे सबको, सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको सपोर्ट करने कारगिल गए हुए थे। ओके, तो ये इशू था क्या? देखो, सिंपल सा बात है कि फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान की तरफ से जो है नवाज शरीफ थे। अब यहाँ पे जो लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है 9 फरवरी 1999 में, उसमें ये डिसाइड होता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कोई भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी मैटर है, उन सब को साथ में जो है वो एक दूसरे के साथ खुद मिल के उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दोनों कंट्री जो है वो ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करेंगे। इवन दोनों कंट्री एक दूसरे के सिक्योरिटी को, सोवरेनिटी को प्रमोट करेंगे। बेसिकली जो लाहौर डिक्लेरेशन था वो डिक्लेरेशन था दोनों देश के बीच में फ्रेंडशिप को बढ़ाने का, कॉपरेशन को बढ़ाने का, एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करने का, टेररिज्म को ख़त्म करने का और ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी 1999 में ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो जाए, ये बस सर्विस स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद जो है मई 1999 में कारगिल वॉर हो जा रहा है। इस कारगिल वॉर में क्या होता है, ये कारगिल वॉर इस चीज़ का प्रूफ था कि जो भी अभी तक मतलब शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जो यहाँ पे लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, इन सब का बिट्रेयल शो करता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कारगिल वाला रीजन है। कारगिल जो था, कारगिल पे ही क्यों वॉर होता है? बेसिकली कारगिल जो था ये कश्मीर वैली और लद्दाख, ये दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। तो अगर कारगिल पे जो है वो कब्जा पाकिस्तान का हो जाता तो कश्मीर वैली और लद्दाख का कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं रुक जाता। तो ये कारगिल वॉर में पाकिस्तान जो है वो बिट्रेयल करता है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है पाकिस्तान को। इसमें भी इसका बुरी तरह हाल होता है। अब हम लोग अभी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को देख लेते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का जितना भी टॉपिक है उसको आपको हमेशा करंट अफेयर से अपडेट रखते रहना पड़ेगा। आपको पता होगा कि 2019 में आर्टिकल 370 जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जैसे ही ये ख़त्म हुआ उसके साथ ही क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो ख़त्म हो गया। और इसके वजह से क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान जो था वो इंडियन हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में बैठते हैं उसको एक्सपेल कर देता है। इवन अगर पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी फ़्लाइट, जैसे अगर सपोज़ कर लो कि इंडिया से किसी को अगर जाना है अफ़गानिस्तान, तो अब अगर उसको अफ़गानिस्तान जाना है तो न्यू दिल्ली से काबुल का डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी फ़्लाइट नहीं जा सकता। ये जो है ये डिक्लेयर कर देता है पाकिस्तान। अब अगर किसी को जो है जाना है तो वो पहले क्या होगा, न्यू दिल्ली से पहले जो है वो या तो यूएई जाएगा या मस्कट जाएगा और फिर इधर से काबुल जाएगा। मतलब यहाँ से अगर इंडियन फ़्लाइट जाएगा तो वो सिविलियन फ़्लाइट नहीं कंसीडर्ड किया जाएगा। तो ये जो है पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रिटेलिएशन आता है कि जो भी सस्पेंशन ऑफ एयर एंड लैंड लिंक्स एंड ट्रेड एंड रेलवे सर्विसेज हो जाता है, इंडियन हाई कमिश्नर को विड्रॉ कर लिया जाता है पाकिस्तान से। उसके बाद फिर मतलब दोनों के बीच में जो है कश्मीर इशू को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम बढ़ गया कि अभी जो है इंडिया 2019 में 15 फरवरी 2019 को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है पाकिस्तान से, उस चीज़ को भी विड्रॉ कर लेता है। देखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज जो है वो एक दूसरे को वर्ल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर स्टेटस प्रोवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि वो उस कंट्री के साथ और बाकी कंट्री के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ट्रेड में। ऐसा नहीं कि किसी को कोई ज़्यादा कंसेशन देगा या प्रिविलेज देगा, सबको इक्वली ट्रीट होगा। लेकिन जिस कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन
प्रोवाइड नहीं किया गया है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसके साथ हो सकता है कंसेशन लेस प्रोवाइड किया जा सके। तो ये जो है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन लगातार जो है वो अभी कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 को जो है स्क्रैप किया गया है तब से इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। ज़रूरत किस टाइम का, ज़रूरत इस वक्त का है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के इकोनॉमिक रिलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। दोनों कंट्री में जो लेबर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है जिसका दोनों कंट्री बेनिफिट उठा सकते हैं। दोनों कंट्री में कल्चर काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और जो दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक बात जान लो, कितना भी हम लोग यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान कर लें, लेकिन यूएसए का जब हम लोग तरक्की का कहानी सुनते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि यूएसए का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ उसका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि रिलेशन जब नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छा है तो वो जो है वो अपने बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा डिफेंस में कभी भी खर्च बहुत ज़्यादा नहीं किया, जिसकी वजह से वो पीसफुली जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर पाया। लेकिन जो ये आप देख सकते हो यूरोपियन नेशन, ये इतना ज़्यादा बाइफर्केट क्यों हुए, ये उतना ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, जबकि पहले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस रीजन में आया, सब कुछ पहले प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में आया, लेकिन फिर भी इनका डेवलप नहीं करने के पीछे रीज़न है क्योंकि ये लगातार बॉर्डरिंग नेशन से फाइट कर लेते, एक दूसरे को हमेशा रोकने पे लगे हुए थे, एक दूसरे से हमेशा फाइट करने में, कम्पीट करने में लगे हुए थे। इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया अभी जो है, क्योंकि इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं है, चाइना के साथ अच्छा नहीं है, तो इंडिया जो है वो लगातार अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है। और जो अगर इंडिया का रिलेशन अगर पाकिस्तान और चाइना से अच्छा होता है तो इंडियन सिटीजन्स के लिए कल को ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो जो पैसा बचेगा वो एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस एजुकेशन में, हेल्थ में, ये सब चीज़ में जो है, या और अदर डेवलपमेंट पर्पज़ हो गया, रिसर्च इनोवेशन हो गया, इन सब में जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर ऑल।